बोल रहा हूं और हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर अकाल पीड़ित मरुभूमि कच्छ की सीमा पर से बोल रहा हूं, जिससे मेरी आवाज पाकिस्तान को तो पहले सुनाई देती है, दिल्ली को बाद में सुनाई देती है। सपना वही जो इरादों की नींव पर जन्म ले, सपना वही जो हौसलों की जमीन पर उड़ान भरे, और सपना वही जो हर सच्चाई को चीरता हुआ सच हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही किया। आज सुनिए तो लगता है अपना ये कल मोदी ने पहले ही देख लिया था। मैं हैरान हूं, जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। ये पिछले बरस स्वतंत्रता दिवस की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे और गुजरात में एक छोर से भुज के लालन कॉलेज से नरेंद्र मोदी उनकी बातों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जी हां, नरेंद्र मोदी बोल जरूर रहे थे गुजरात में, लेकिन उनकी दहाड़ लाल किले तक सुनाई दे रही थी। तब तक ये भविष्य के गर्भ में था कि अगली बार इस लाल किले से देश के नाम किसका पैगाम जाएगा, किसके हाथों से वो डोरी खुलेगी जिसके बाद खुले आसमान में तिरंगा लहराएगा, और किसकी जुबान से हिंदुस्तान जय हिंद के तराने सुनेगा। तब मनमोहन वर्तमान थे, लेकिन भविष्य कौन, ये सवाल 16वीं लोकसभा के भरोसे पर छोड़ दिया गया था। देश की जनता की आशा आकांक्षा को बहुत भली भांति हम पूरा करेंगे। पिछले साल तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब लाल किले से देश को संबोधित किया तो उनके जवाब में 1100 किलोमीटर दूर भुज के लालन कॉलेज से नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। भारत माता की। आजादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को अंतःकरण पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जब हम आजाद हिंदुस्तान में सांस भर रहे हैं, तब उन सभी महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने जान की बाजी न्यौछावर कर दी। एक तरफ सत्ता में 10 बरस रह चुके मनमोहन सिंह थे, जिनकी नाकामी ही उनकी एकमात्र पूंजी बची थी, और एक तरफ थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक ऐसा तिलिस्म अपने इर्द गिर्द बुन दिया था कि उनका अपमान गुजरात का अपमान होगा। फिर तो अपनी सियासत शेर और सीने के बीच ऐसे ऐसे भाषण देश भर में दिए कि उनके भाषणों को सुनकर देश में लोगों का सीना फूला नहीं समाता। जी हां, लाल किले की तरफ देख रहे थे नरेंद्र मोदी और लोग नरेंद्र मोदी की तरफ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब मैं देखूँ कि लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, अपनी विजन को, देश को नमन करेंगे, और देश में कैसे एक संघर्षहीन वातावरण कम हो और जनता की सुविधा बढ़े और पारदर्शिता के माध्यम से बढ़े। उनकी स्पीच का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। बट हाँ, लालन कॉलेज से लाल किले के सफ़र में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो देश की जनता का रहा है, जिन्होंने नरेंद्र भाई में वो विश्वास व्यक्त किया। लाल किले के सपने आंखों में संजोए मोदी 1 साल पहले लालन कॉलेज में नजर आए थे, तब की मनमोहन सरकार को ललकारते हुए। देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के दीवानों के सपने पूरे हुए थे। क्या अब भी हमें पूरी आजादी मिली है? ऐसा सच्चाई नहीं है कि आज भी हम मानसिक गुलामी के शिकार हैं। आज भी हमारी घिसी पिटी सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं देती है। क्या आज भी पिछले 60 साल से रटी रटाई बातें हम सुन सुन के थक चुके हैं? क्या ये स्थगितता
ये स्टेटस को मानसिकता उसने देश की प्रगति में रुकावट नहीं डाली। लालन कॉलेज में बने भव्य मंच से मोदी भविष्य को निहार रहे थे। वो आने वाले दिनों के उन पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे थे जिनके जरिए लाल किले से वो देश को एक नई दिशा दे सके। इन पन्नों पर उनके इरादों का गाढ़ा रंग चढ़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग क्यों नहीं छेड़ सकते? और भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का मूल कहां से शुरू होता है? क्या उसका जवाब देश को नहीं चाहिए? क्या देश की जनता वो जवाब नहीं मांगेगी? मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के सामने मूलभूत इश्यू है, देश का दर्द है, देश की पीड़ा है। मोदी के इन शब्दों में प्रण है कि जीत ही विकल्प है लोकतंत्र के रण में, वरना उस दिन हर राज्य में हर मुख्यमंत्री फहरा रहा था देश का तिरंगा, पर अर्जुन की तरह देश पर नजर सिर्फ मोदी ने साध रखी थी, वो भी भुज से। मैं कल महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा, उनका संदेश सुन रहा, उनकी पीड़ा समझ में आती, उनका दर्द समझ में आता। राष्ट्रपति जी के हर शब्द में भारत के दिल दिमाग को अभिव्यक्त करने का प्रयास था। मैं नहीं जानता हूं देश के शासक राष्ट्रपति जी की इस पीड़ा का कोई जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। राष्ट्रपति जी ने कल कहा कि लोकतंत्र देश के अंदर आज हमारे विधानसभा, आज हमारे लोकसभा का सदन एक प्रकार से अखाड़ा बन गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। पिछले साल 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भर थे, जिसकी घोषणा कुछ समय पहले ही गोवा कार्यकारिणी में पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की थी। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। और राजनाथ के लिए भी मोदी के नाम का ऐलान आसान नहीं था। बीजेपी में ही एक धड़ा ऐसा था जिसे मोदी के नाम से एलर्जी हो रही थी। अन्य दलों के लिए उनकी कसौटी के तराजू अलग है, उनको नापने के लिए मानदंड अलग है, लेकिन हम अकेले ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी जिनकी कसौटी के तराजू भी अलग हैं, नापने के लिए मानदंड भी अलग है। ऐसा क्यों है ये तो समय बताएगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। लेकिन इसमें से भी हम अच्छा कर सकते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें ज्यादा कसा जा रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए मानदंड जरा कठोर रखे जाते हैं। कभी मोदी के राजनीतिक गुरु रहे आडवाणी उसी धड़े के अगुवा थे जिन्होंने गोवा कार्यकारिणी में जाना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ जेडीयू जैसा पुराना सहयोगी एक झटके में छिटक गया। यहाँ पर एक रणनीति के तहत बगैर अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज किए हुए हम लोगों ने तालमेल किया था। केंद्र की सरकार में भी शामिल हुए थे, यहाँ भी सरकार चला रहे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन जब वो स्टेज लगा कि अब उसको हम कायम नहीं रख सकते, तो उसके बाद हमने रिश्ता तोड़ा था। ये तो आइडियोलॉजिकल इशू है। लेकिन मोदी पर इसका असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी चुनावी टीम बना ली थी, रणनीति बना ली थी, बस उसे अंजाम तक पहुंचाना था। लालन कॉलेज से मोदी के भाषण ने बता दिया कि उनकी नजरों में दिल्ली दूर नहीं। मोदी इस लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलने को मचल रहे थे। वो बेताबी ऐसी थी
कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मोदी के लिए बाकायदा लाल किला सरीखा ही मंच बनाया गया। तब तक बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उम्मीदवार नहीं। इतनी भयंकर गर्मी में आप लोग घंटों से जो तपस्या कर रहे हैं, ये जो मूड दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। देश तब तक मोदी के नाम पर ऑटो मोड में जा चुका था। मोदी जी पूछते कैसे दिन आएंगे और देश एक सुर में कहता अच्छे दिन। देश को मोदी से अच्छे दिनों का इंतजार था और बीजेपी को अपने अच्छे दिनों का। बीजेपी ने भांप लिया कि मोदी के नाम का जादू ही दिल्ली के तख्त तक पहुंचा सकता है। हालांकि पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं को मोदी के नाम पर ऐतराज था, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। – 2009 में आडवाणी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो पीएम इन वेटिंग ही रह गए। 14 में उनके चेले को मौका मिला। मोदी ने वेटिंग को कंफर्म करके दिखा दिया। जब मैं कभी चुनाव अभियान के एक हफ्ते के बाद मैंने बोलना शुरू किया 300 सीट चाहिए, तो अपने साथी भी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी आप क्यों संख्या क्यों बोलते हैं 300। सबको लगता था ये, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है था जनता ये चाहती है कि कोई मांगने वाला भी तो आए। ये तो दम देखें कि मांगने वाले में दम कितना है। जनता देने को तैयार थी, ये मूड था और दिया। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने इस चुनाव में बहुत उत्तम तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है। इसे क्या कहेंगे आप? सवाल पूछने वाले नरेंद्र मोदी भी सपना देख रहे थे और जवाब देने वाली जनता भी, और दोनों सपने जुड़े हुए भी थे। इधर जनता उनकी बातों पर भरोसा करती और उधर मोदी का सपना पूरा होता। दरअसल सपनों के बहुत ही महीन कारीगर हैं नरेंद्र मोदी। बड़ी शिद्दत से हर सपने को तराशते हैं। कहां पर कौन सा रंग कितना भरना है और कहां पर मार्केटिंग और पैकेजिंग की चाशनी में क्या डुबाना है, इस कला में माहिर मोदी दरअसल हर शब्द, हर आरोप के साथ लाल किले के करीब पहुंच रहे थे। गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए, लेकिन देश में तंदुरुस्त माहौल बनेगा। ठीक 1 साल पहले जश्न आजादी पर लालन कॉलेज से मनमोहन सिंह के भाषण का काउंटर करके दरअसल नरेंद्र मोदी ने ये एहसास दिला दिया था कि उनकी तमन्ना क्या है और ताकत क्या है। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अब उनका सफर लाल किले पर ही जाकर रुकेगा और इसीलिए कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने इस सफर को आगे ले जाने में, पहुंचने में लाल किले तक। पिछले 2 महीनों के अनुभव से मैं विश्वास से कहता हूं साथियों,
मैं दिल्ली की दुनिया से बहुत नया व्यक्ति, पार्लियामेंट की ज्योग्राफी भी नहीं जानता था, यहाँ के गली मोहल्ले को नहीं जानता था। दिल्ली की इस दुनिया से मैं बड़ा अपरिचित इंसान। तो ऐसे समय किसी को भी लगता है यार क्या करेंगे, नए नए जा रहे हैं, तो होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे भी ऐसा होता था, लेकिन जब विचार आता तो फिर मुझे 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की अनुभूति होती थी। नरेंद्र मोदी इस रेस में अकेले थे। बीजेपी में विरोध के कई सुर उठे, लेकिन मोदी के नाम की चमक में गुम हो गए। कोई आसपास नहीं था, मुकाबला सिर्फ खुद से था, और अगर कोई प्रतिद्वंदी था तो बस उनका अतीत। और मोदी अतीत को कैसे जीतने देते, उस पर हावी रहे। निशाना शहजादे से लेकर भ्रष्टाचार की तरफ मोड़ा और दागने लगे ताबड़तोड़ आरोपों के गोले। भ्रष्टाचार के मूल्य भाई भतीजावाद, ये सीरियल के शब्द हुआ करते थे। दिन बीते बीते उसमें थोड़ा बदलाव आया और नई सीरियल आई मामा भांजा की। मामा भांजे की सीरियल आई भ्रष्टाचार में, और अब आगे बढ़ते बढ़ते सास बहू और दामाद की सीरियल शुरू हुई। राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने। ये आक्रमण था। बस जैसे किसी सीरियल में युद्ध के सीन के पहले दोनों ही तरफ से आक्रमण चिल्लाया जाता है, वो नहीं हुआ। वरना सुनिए ना, सत्ता की ललक ने लाल किले की रेस में शब्दों के कैसे कैसे शस्त्र बनाए गए। बेटे का भाग्य बनाने में देश के करोड़ों करोड़ों बेटों का भाग्य को बलि चढ़ा दिया है। एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। बाकी हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो आपसे कुछ पूछते हैं, ना वो आपको कुछ बताते हैं। मैं साहजादे से कहना चाहता हूं, देश आपकी सोच के कारण तबाह हो चुका है। देश आपकी सोच को अब ज्यादा झेलने की ताकत भी नहीं बची है। भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन फिरका परस्ती, अलगाववादी और नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस से पहचानिए, देश को लूटा है। मां बेटे की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। आजादी से 60 साल हो गए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। दिल्ली में तो सरकार बदलना पक्का, इनका जाना तय है, ये बच नहीं सकते। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते थे तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन हमारे देश का एक स्वभाव है, कुछ चीजें अगर वाया अमेरिका आ जाए तो जरा अच्छी लगती है। कोई अमेरिका वाला सबका साथ सबका विकास की तारीफ करें तो हिंदुस्तानी भी सीना तान करके भी बात करने लग जाता है। ये भारतीय चिंतन का मूल मंत्र है, और इसीलिए तो हम सबका साथ सबका विकास इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लालन कॉलेज तो बहाना था, निशाना लाल किले पर था। एक बेचैनी थी नरेंद्र मोदी के अंदर, उन्हें गुजरात की सीमा को तोड़कर लाल किले तक पहुंचना था, और उनका निशाना सही बैठ गया। विरोधियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें परेशान करने में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना निशाना साध लिया था। लाल किले के कपाल पर पिछले बरस मनमोहन सिंह का नाम लिखा था। अंदाज बदला और नाम भी बदल गया, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि क्या जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, जो सपना दिखाया गया है हिंदुस्तान को, वो लाल किले के इस प्राचीर से मुकम्मल होगा।
एक मीठे ख्वाब को हकीकत बनाना इतना आसान भी नहीं था। लाल किला ना तो लालन कॉलेज का मंच है और ना ही अंबिकापुर में बने लाल किला नुमा स्टेज का प्रदर्शन, बल्कि लाल किला वो तमन्ना है जहां तक पहुंचने की कोशिश राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज करते रहे। मोदी को इसका पता था, इसीलिए अपने विरोध का तोप पिछले साल के 15 अगस्त पर मनमोहन सिंह की तरफ मोड़ दिया। मैं हैरान हूं, सबसे अधिक समय झंडा फहराने वाले लोगों में आपका नाम भी दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप लाल किले पर से वही बोल रहे हो जो पंडित नेहरू ने पहले भाषण में बोला था। पंडित नेहरू ने जिन मुसीबतों को पहले भाषण में गिनाया था, उन्हीं मुसीबतों को आपने भी गिनाया। तो सवाल ये उठता है कि 60 साल आपने क्या किया? 60 साल क्या किया? देश पूछना था। अगर वैसी की वैसी मुसीबतें धरी की धरी रह गई तो फिर आप लोगों ने देश को क्या दिया? जिन मुसीबतों से लोग त्रस्त थे और मनमोहन सरकार से उनका मुंहभंग होने लगा था, मोदी ने उन्हीं बुनियादी सवालों का रामबाण इलाज ढूंढने का दावा किया। बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार बनाया तो मोदी दिल्ली विजय के लिए निकल पड़े। 15 सितंबर 2013 को मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी से अपनी चुनावी रैली का आगाज किया, जिसे अंजाम तक पहुंचाया 10 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज की अपनी रैली में। इस दौरान मोदी ने करीब 5,827 सभाएं की, करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली, देश के 25 राज्यों को छुआ, 21 राज्यों में 38 बड़ी रैलियां की, जबकि छोटी मोटी रैलियां 196 हुई, 4000 चाय पे चर्चाएं की। फिर भी लोगों तक बात पहुंचाने से छूट ना जाए, इसके लिए 3D होलोग्राम के जरिए 1200 जगहों पर लोगों से जुड़े। ये एक ऐसा मैराथन चुनाव प्रचार था जिसने मोदी की जीवटता को जमाने के सामने ला दिया। 8 महीने तक नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चुनावों के दौरान पूरी तरह से झोंक दिया था। दिन का चैन खोया, रातों की नींद गंवाई, और अब जाकर वो उस ऐतिहासिक सूची में शामिल हो गए हैं जो लाल तिरंगे पर झंडा फहराएगा। लेकिन वो सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या परंपराओं वाली ही लकीर को लेकर आगे बढ़ेंगे या कोई नया तरीका इस देश को एक नई तस्वीर के लिए दे पाएंगे मोदी? सवाल तो आगे भी उठेंगे, लेकिन लालन कॉलेज से लाल किला के 375 दिनों के सफर में राजनीति पूरी 360 डिग्री पर घूम गई है। मोदी के सामने वो चुनौतियां खड़ी हैं जिनका हवाला देकर उन्होंने कांग्रेस को हराया था। मोदी घूम घूम कर पूछ रहे थे कि देश के जवानों का सिर काटने वाले पाकिस्तान पर सरकार खामोश क्यों है। अब वही खामोशी तोड़ने की चुनौती उनके सामने है। हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो। कम से कम प्रधानमंत्री के पास से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता है। देश के जवान मारे गए, अब तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है, ऐसा मैं नहीं मानता, और नहीं हमने उसमें समय गंवाने की जरूरत है। लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है, और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आखिरी बार लाल किले से मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था, इस बार नरेंद्र मोदी देंगे। इस 1 बरस में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह पर न जाने कितने आरोप लगाए, चीन से लेकर पाकिस्तान पर, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार पर। मनमोहन को मौन कहने वाले मोदी के मुखरता का इम्तिहान ये लाल किला लेगा। दरअसल मोदी को जब बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, तब तक 4 अहम राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया था। मोदी के लिए वो विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट थे। मोदी खरे साबित हुए। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जबकि बीजेपी दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस जीत से जनता का नब्ज पकड़ते हुए मोदी लोकसभा की लड़ाई के लिए तैयार हुए।
और इसकी शुरुआत हुई इसी साल 26 मार्च को माता वैष्णो देवी के दर्शन से। आज सुबह माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके सर झुकाया। अब जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका रहा हूं। मोदी को माता का आशीर्वाद मिल गया। मोदी पर हिंदुस्तान की आवाम निसार हो गई। मोदी को ऐसा प्रचंड बहुमत मिला जिसे वाजपेयी जैसे नेता भी दिला नहीं पाए थे। इसके लिए मोदी ने भी लीक से हटकर चुनावी लकीर खींची। चुनाव प्रचार का चेहरा खुद को बनाया। सारा फोकस मोदी का नाम हो गया। यूपी जैसे राज्य को जीतने का जिम्मा अपने खासम खास अमित शाह को दिया। एनडीए में सहयोगी दलों को जोड़ा और उनके लिए भी जमकर प्रचार किया। अपने लिए खास लोगों की टीम बनाई जो राजनीति से जुड़े तो नहीं थे, लेकिन चुनाव जिताऊ राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की टीम इस विजय श्री को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी थी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी न सिर्फ 282 सीटों का बहुमत पा गई, बल्कि कई छिटके हुए सहयोगी आज कदम ताल कर रहे हैं। एक दफा वाजपेयी साहब जब बने थे उस वक्त हमारा सपना साकार हुआ, अब दूसरी दफा हुआ और मोदी जी जो बने हैं उसकी हमें बहुत खुशी है। और मैंने ये भी खुशी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले एक ही इलाही जो पक्के इलाही हैं, हमारा संबंध बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी जो है गुजरात से नहीं आए हैं, नरेंद्र मोदी द्वारका से आए हैं जहाँ कृष्ण की भूमि है, आशीर्वाद लेकर के चले हैं, कोई रोक नहीं सकता है। We congratulate each other. That is the beginning. Now there is a lot of agenda before us. One is nation, one is same Andhra and Telangana. We will work together to achieve that. दरअसल सपनों के रास्ते में नाउमीदी कई बार घात लगाकर बैठी रहती है। मोदी को इस बात का अंदाजा है, लेकिन आशा को अपनी उंगली पकड़ाकर घुमाने वाले मोदी ये मानते हैं कि जब जज्बा हो तो पत्थर को भी इंसान पिघला सकता है और सोच में आशावाद भरा हो तो भविष्य का गिलास कभी खाली नहीं रह सकता। ऐसा हौसला रखने वाले मोदी देश भर का परिक्रमा करके लाल किले के लाहौरी गेट तक पहुंच गए हैं, हिंदुस्तान को नई दिशा दिखाने के लिए। कठोर से कठोर मानदंड से भी हर प्रकार से हमने खरे उतरना चाहिए। न उसके लिए शिकायत है, न उसके लिए कोई भय है। और मैं तो 14 साल बराबर तप करके निकला हुआ इंसान। अगर राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करें, गरीब से गरीब को हमारे नजरों के सामने रख करके निर्णयों की प्रक्रिया चलाते रहें, तो कठोर से कठोर कसौटियों से भी हम खरे उतरेंगे, मेरा विश्वास है। और हमारे तो संस्कार रहे हैं, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम वो लोग हैं जो देश के लिए दल को भी बलि चढ़ा चुके हैं। मनमोहन सिंह की नाकामी के दुर्ग को मोदी ने हौसले के तीर से ध्वस्त कर दिया। बीजेपी के लिए जश्न का ऐसा मौका दे दिया जो उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ था।
जनसंघ से अब तक बहुमत के आंकड़े से काफी पहले ठिठक जाने वाली बीजेपी दौड़ती हुई बहुमत की बाधा पार कर गई। देश की जनता का तो अभिनंदन करता ही हूं, आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। साथ साथ उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को भी अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संकटों से घिरे हुए देश को बाहर निकालने के लिए चुनाव के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण के प्रयास में अप्रतिम पुरुषार्थ करके विजय श्री को प्राप्त किया है और उसके लिए पार्टी के छोटे मोटे सब लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जिसके दम पर यह सब हुआ, उस नेता को लगने लगा है कि उमंग नहीं, कुछ कर गुजरने की घड़ी आ गई है। राजनीति करने वाला वो कौन सा शख्स होगा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखे? मोदी ने भी देखा होगा, लेकिन मोदी ने उस सपने को सच कर दिया। अब वो लाल किले की तरफ देख रहे हैं, जहां 15 अगस्त को सारा देश उन्हें देखेगा। मोदी एक स्वाभाविक वक्ता है। जहां लोकतंत्र की ताकत वो समझते हैं, जनता की ताकत को, उसकी नब्ज को वो जानते हैं, लोक की ताकत को समझते हैं और तंत्र के मंत्र को भी। अब इस बार उनका ये भाषण किस मिजाज का होगा, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? नेहरू की शख्सियत पर नाचती थी आवाम, शास्त्री की सादगी को देखकर लोग हैरान रह जाते थे, इंदिरा की ताकत को सराहते थे लोग और निहारते थे राजीव की मासूमियत को, नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कविताओं पर देश रुक जाता था। मनमोहन सिंह से होता हुआ अब कारवां नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है। इस सूची में अब नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, लेकिन इस बार देश नहीं, पूरी दुनिया परखेगी। देश दुनिया को इसका भी इंतजार होगा कि अहम मसलों पर मोदी लाल किले से क्या ऐलान करते हैं। महंगाई की मार झेलते देश को मोदी कौन सा रास्ता दिखाएंगे? बेरोजगारी जैसे मसले का क्या हल निकालेंगे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करेंगे? काले धन को वापस लेने के लिए जादू की कौन सी छड़ी घुमाएंगे? खराब माली हालत को दुरुस्त करने के लिए कौन सी नई रणनीति बनाएंगे? पाकिस्तान से रिश्तों पर क्या बोलेंगे? चीन की चाल का क्या जवाब देंगे? हर निर्णय, हर योजना हमारे लिए एक ही कसौटी पर कसी जाती है। हमारी कसौटी यही है कि उस निर्णय से भारत का भला होगा कि नहीं होगा, भारत के गरीब से गरीब के लाभ में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी एक तराजू पर हम सारे निर्णय करते हैं और उसी निर्णयों के आधार पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से सही निर्णय हो रहे हैं, सही दिशा पकड़ी जा रही है और सही परिणाम मिलेंगे। ये मेरा विश्वास और बढ़ता जा रहा है। इत्तेफाक देखिए, जिस बरस हिंदुस्तान गणतंत्र घोषित हुआ, उसी बरस नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर खड़े थे और आज वक्त के चपेड़ों को झेलते हुए, जूझते हुए उनसे नरेंद्र मोदी ने लाल किले तक का अपना ये सफर मुकम्मल किया है। जी हां, नए सपनों, नई चुनौतियों के साथ। संघर्ष का पहिया लाल किले के लाहौरी गेट पर आकर ठहर गया है। भारत के भाग्य विधाता बन चुके नरेंद्र मोदी ने जिन वादों की घुट्टी देश को पिलाई थी, उन्हें पूरा करने की पहली झलक दिखलाने की घड़ी आ गई है। मोदी से ये उम्मीदें इसलिए काफी ज्यादा हैं क्योंकि मजदूर नंबर 1 बनकर मोदी देश को नंबर 1 बनाने का दावा करते रहे हैं। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों।
ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। मोदी ने जनता से 60 महीने मांगा था। उन 60 महीनों में वो क्या करेंगे, उसकी पहली तस्वीर लाल किले से दिखेगी। अब तक मोदी सरकार के 80 दिन बीत चुके होंगे और लालन कॉलेज पर उनके वादों के 365 दिन। पाकिस्तान सुन लो मेरी बात, ये था अंदाज नरेंद्र मोदी का जब वो लालन कॉलेज से भाषण दे रहे थे। बहुत सारे दौर गुजरे हैं नरेंद्र मोदी के लालन कॉलेज से लाल किले के इस सफर में। उन्होंने अपने इस पूरे सफर में कभी वाजपेयी को हथियार बनाया तो कभी इतिहास को अपना हथियार और कवच बनाया। जी हां, नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके साथ ये भी मानना होगा कि एक मामूली से कॉलेज में दिए हुए एक भाषण को कैसे उन्होंने मील का पत्थर बना दिया और रच दिया इतिहास लाल किले पर।